हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई यूनिफिकेशन में और कौन कौन से ऐसे हेल्पफुल फैक्टर थे जिन्होंने यूनिफिकेशन में हेल्प की। आज हम यूनिफिकेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो यूनिफिकेशन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है यंग इटली और कार्बोनरी से। ठीक है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि यंग इटली किससे रिलेटेड है, मेजिनी से रिलेटेड है, और कार्बोनरी किससे रिलेटेड है, जो कोयला मजदूर थे उनसे रिलेटेड है। ठीक है, इनके चलते क्या होता है, सबसे पहला रिवोल्ट जो होता है वो नेपल्स में होता है। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इटली के यूनिफिकेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस रिवोल्ट को दबा दिया जाता है। उसके बाद में 1830 में परमा, मोडेना और टस्कनी में भी क्या होता है, रिवोल्ट होता है। पर फिर से ऑस्ट्रिया क्या कर देता है, उसको दबा देता है। अब सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज थी वो थी ऑस्ट्रिया को डिफीट करना, क्योंकि बिना ऑस्ट्रिया को डिफीट किए यूनिफिकेशन को कंप्लीट करना नामुमकिन था। और ऑस्ट्रिया को डिफीट करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी फॉरेन हेल्प, क्योंकि बिना फॉरेन हेल्प के ऑस्ट्रिया को हराना क्या था, नामुमकिन था। ठीक है, अब हम जानेंगे काउर के बारे में। काउर कौन है? पिडमांट और सार्डिनिया का प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पिडमांट एंड सार्डिनिया। अब काउर को जैसे हम लोग भारत में चाणक्य को पढ़ते हैं वैसे ही हम लोग काउर को पढ़ सकते हैं डिप्लोमेसी के तरीके से। ठीक है, अब काउर क्या क्या काम करता है? दोनों काम करता है, इंटरनल भी करता है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल इसलिए ताकि वो क्या कर सके, इटली को अंदर से मजबूत कर सके। अगर वो अंदर से मजबूत होगा तभी तो बाहर की जो ताकत है उससे लड़ेगा। इसलिए इंटरनल स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो वहां पर फ्री ट्रेड पॉलिसी चलाता है। ठीक है, उसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड को इंकरेज करता है। ये दोनों ही चीजें क्या करेंगी, इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशन थी उसको सुधार देंगी। ठीक है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट वो करता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है वो होता है आर्मी। वो एक बहुत ही अच्छी और मजबूत आर्मी तैयार करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल वर्क कौन कौन से करता है। देखो, कावूर को बहुत अच्छे से पता था कि इटली की यूनिफिकेशन को अगर पूरा करना है तो उसके लिए ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी पड़ेगी वो क्या है, फॉरेन हेल्प। ठीक है, अब फॉरेन हेल्प के लिए वो क्या कर रहा था, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था, और वो अपॉर्चुनिटी उसे कहाँ मिलती है, क्रीमियन वॉर में मिलती है। बात करते हैं क्रीमियन वॉर के बारे में। अब देखो, जो क्रीमिया का युद्ध होता है उसके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की एक साइड में होते हैं और रूस उनके अगेंस्ट खड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है, इंग्लैंड और फ्रांस काफी स्ट्रॉन्ग है, उनको सार्डिनिया या पिडमांट की जरूरत नहीं है। पर फिर भी काउर क्या करता है, काउर उनके पास पहुंचता है और उनको कहता है कि भाई मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको मिलिट्री हेल्प दूंगा। हालांकि इंग्लैंड और फ्रांस को लगता है कि भाई सार्डिनिया और पिडमांट इतने छोटे से हमारी क्या हेल्प करेंगे, फिर भी वो एक दिल रखने की जो बात होती है उसमें कर देती है कि चलो ठीक है, आप हमारी हेल्प कर देना। यहां पर काउर क्या करता है, सार्डिनिया और पिडमांट के जो बेस्ट से बेस्ट सोल्जर हैं, तो 18,000 जो सोल्जर्स हैं वो कहाँ पहुंचा देता है, इंग्लैंड और फ्रांस के पास पहुंचा देता है। यहाँ उसे कोई मतलब नहीं है क्रीमिया वॉर से, उसे कोई मतलब नहीं है रूस के अगेंस्ट जाने से, पर उसे मतलब है किससे, सिंपैथी और हेल्प से। यहाँ पर अगर वो इंग्लैंड और फ्रांस की मदद करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या मिल जाएगी, सिंपैथी मिल जाएगी। और सिंपैथी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपैथी मिलने का जो असर है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो हमें 1856 के पेरिस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर पिडमांट को भी एज पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है, और काउर वहां पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। हालांकि जो ऑस्ट्रिया है वो इसके अगेंस्ट होता है, पर क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों सार्डिनिया के साथ में होते हैं इसलिए काउर कहाँ पहुंच जाएगा, अब पेरिस सम्मेलन में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब पेरिस सम्मेलन में पहुंचने के बाद में
वो क्या करेगा, सीधे के सीधे ऑस्ट्रिया पे जाके धावा बोलेगा कि ऑस्ट्रिया क्या कर रहा है, ऑस्ट्रिया जो है वो हमारे साथ में इनजस्टिस कर रहा है। अब लोगों को लगेगा कि वाकई में काउर तो सही बोल रहा है ना। अब ये क्या कर देगा, जो इटालियन क्वेश्चन है उसको यूरोपियन क्वेश्चन बना देगा। यहाँ पर जो फ्रांस का नेपोलियन है वो इतना इम्प्रेस हो जाएगा कि पूछेगा कि मैं क्या करूं इटली के लिए, मुझे ये बताओ। तो काउर कहेगा सर ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप क्या करो भाई, हमारा साथ दो, बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअल में साथ किस चीज के लिए देना है, साथ देना है यूनिफिकेशन के लिए। और यहाँ फ्रांस किस चीज के लिए साथ देगा, फ्रांस साथ देगा उसका ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में। इसलिए एक अच्छी बात कही गई है कि इटली वॉज बोर्न फ्रॉम द मड ऑफ द क्रीमियन, यानी कि क्रीमिया के कीचड़ से क्या होता है, इटली का जन्म होता है। इतना सब होने के बाद में हम एक बात करते हैं आर्सेनी अटेम्प्ट की, जो 1858 में होता है। आर्सेनी कांड क्या है, इसमें आर्सेनी जो है वो इटली का ही एक नागरिक है, पर क्या करेगा, नेपोलियन थर्ड को मारने की कोशिश करेगा। यहाँ काउर जो है पेरिस सम्मेलन में उसको दोस्त बना रहा है और ये यहाँ पर उसको मारने की कोशिश कर रहा है। हिसाब से इतना लंबा चौड़ा गेम जो काउर ने खेला उस पर पानी किसने फेर दिया, आर्सेनी ने फेर दिया। काउर भी एक बार सोचने को मजबूर हो गया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर नेपोलियन थर्ड का मतलब क्या है, फ्रांस है, और यहाँ पर फ्रांस क्या हो जाएगा, वापस से इटली के अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए काउर क्या करता है, आर्सेनी को क्रिटिसाइज करता है और उसको जेल में डलवा देता है, और बाकायदा नेपोलियन थर्ड से इस चीज के लिए क्या मांगता है, माफी मांगता है। बाद में कहा जाता है कि आर्सेनी जो है एक लेटर लिखता है और नेपोलियन थर्ड तक पहुंचाता है, जो एक तरीके का माफीनामा होता है, और नेपोलियन थर्ड भी क्या कर देता है, उसे माफ कर देता है। उसके बाद में बात करते हैं प्लोम्बियर्स समझौते की, यानी कि ट्रीटी ऑफ प्लोम्बियर्स। ठीक है, अब ये क्या है, प्लोम्बियर्स क्या होता है भाई, इसमें जो नेपोलियन है वो सार्डिनिया के पास में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचता है, और काउर साहब भी उनके पीछे पीछे वही पहुंच जाते हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है भाई मैं तो यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आया हूँ। तो बोले सर छुट्टियां मनाने के लिए आए तो कोई बात नहीं, चलो 2-4 बातें तो कर लेते हैं। तो पूछता है भाई क्या बातें की जाए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पिडमांट और सार्डिनिया है, यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी है, सेवाय है, और सेवाय का जो रूलर है उसका नाम क्या है, इमेन्युअल सेकंड नाम है, विक्टर इमेन्युअल सेकंड। तो यहाँ पर काउर कहता है कि क्यों ना जो विक्टर इमेन्युअल की जो बेटी है उनकी शादी आपके चचेरे भाई से कर दी जाए। तो नेपोलियन थर्ड को लगता है कि हाँ सही कह रहा है, वैसे क्या दिक्कत है। तो बोलता है ठीक है। फिर कहता है कि सर ऐसा है कि नीस और जो सेवाय है ना, अब वहां की जनता भी क्या चाहती है कि भाई फ्रांस में मिलना चाहती है, तो मैं सोच रहा हूं कि नीस और सेवाय भी आपको दे दूं। तो नेपोलियन थर्ड को लगता है कि इतनी आसानी से नीस और सेवाय तो देने वाला है नहीं। तो वो पूछता है भाई तुमको क्या चाहिए। तो कहते हैं सर ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मिलिट्री हेल्प चाहिए। किसके अगेंस्ट चाहिए, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट चाहिए। अब भाई शादी की भी बात हो रही है और फिर दहेज भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो नेपोलियन थर्ड को लगता है कि घाटे का सौदा तो नहीं है। तो कहता है चलो ठीक है, मिलिट्री हेल्प दे दूंगा। और इस मिलिट्री हेल्प के चलते क्या हो जाता है, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का वॉर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सार्डिनिया अकेला तो नहीं है, सार्डिनिया के साथ कौन है, फ्रांस है। सार्डिनिया के साथ फ्रांस है तो ऑस्ट्रिया क्या पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा, और वीक पड़ने के चक्कर में क्या हो जाएगा, हार जाएगा, और जीत कौन जाएगा, सार्डिनिया और फ्रांस जीत जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो लोम्बार्डी है उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, सार्डिनिया का, यानी कि ये वाला जो है लोम्बार्डी ये किसके पास आ जाएगा, पिडमांट और सार्डिनिया के पास में। अब देखो पिडमांट और सार्डिनिया पहले से ही इटली का हिस्सा है, और लोम्बार्डी भी अब किसके पास आ जाएगा, पिडमांट के पास आ जाएगा। तो ये तीन जो है वो किसका हिस्सा बन जाएंगे, इटली का हिस्सा बन जाएंगे। और सेवाय और नीस एक्चुअल में कहाँ चले जाएंगे, फ्रांस के पास। अब फ्रांस किस साइड में है, इस साइड में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया किस साइड में है, इस साइड में है। ठीक है, पर आगे हिसाब से इन लोगों को किसको जीतना था, वेनेशिया को जीतना था। पर नेपोलियन थर्ड क्या करता है, वॉर को बीच में ही छोड़ देता है।
वॉर को बीच में छोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि आप देखो ये दोनों क्या है, आस पास हैं। फ्रांस के पास क्या है, इटली है। अब यहाँ पर नेपोलियन थर्ड को लगता है कि अगर मैंने इटली का साथ दिया तो इटली क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा, और कल को क्या पता ये मेरे अगेंस्ट ही आ जाए। इसलिए ये क्या करता है, ये ऑस्ट्रिया से ट्रीटी कर लेता है। और फ्रांस जो ऑस्ट्रिया से ट्रीटी करता है उसका नाम क्या है, विला फ्रेंका, ट्रीटी ऑफ विला फ्रेंका। और ये करने के बाद में वो क्या कर देता है, युद्ध से मतलब वॉर से विदड्रॉ कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो काउर का प्लान होता है वो फेल हो जाता है। फेल इन द सेंस लोम्बार्डी तो मिल जाता है, पर लोम्बार्डी के बाद में वेनेशिया जो है वो उनको नहीं मिल पाता। ठीक है, इसलिए वो इसको क्या कहता है, विश्वासघात कहता है कि भाई हम लोगों के साथ क्या हुआ, विश्वासघात हुआ। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया रीजन ऑफ ट्रीटी क्या था। पिडमांट की जो पावर है उसको लिमिटेड करने के लिए क्या हो जाती है, ये विला फ्रेंका की संधि होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है पिडमांट, सार्डिनिया और लोम्बार्डी, ये तीन ऑलरेडी किसके पास में है, इटली के पास में है। अब बात कर लेते हैं परमा, मेडोना और टस्कनी की। ये तीन मैंने क्या बताए, फ्री थे, पर किस से इन्फ्लुएंस्ड थे, ऑस्ट्रिया से इन्फ्लुएंस्ड थे। पर अब क्या होता है, अब ये लोग क्या हो जाएंगे, इनमें भी यूनिफिकेशन के लिए क्या आ जाएगा, सेंस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि लोम्बार्डी फ्री हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ जो पब्लिक थी वो क्या कर देगी, वो रिबेलियन हो जाएगी, यानी कि रिवोल्ट कर देगी यहाँ पर कि हम लोगों को भी क्या करना है, इटली के अंदर शामिल होना है। ठीक है, यानी कि अनाउंस टू मीट विथ पिडमांट। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंग्लैंड है वो भी किसको सपोर्ट करेगा, इंग्लैंड भी जनमत को सपोर्ट करेगा। मतलब यहाँ जो पब्लिक है, मोस्ट प्रोबेबली पब्लिक किसके साथ मिलना चाहती थी, पिडमांट और सार्डिनिया के साथ मिलना चाहती थी। इसलिए ये लोग क्या करेंगे, वहां पर जनमत करवाएंगे, और उस जनमत को सपोर्ट कौन कर देगा, इंग्लैंड कर देगा। जब इंग्लैंड इसको सपोर्ट कर देगा तो ऑस्ट्रिया की चलेगी नहीं। और इस तरीके से जो परमा, मोडेना और टस्कनी है ये किसको मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे पिडमांट और सार्डिनिया को। अब यहाँ पर कौन प्रॉब्लम कर सकता था, यहाँ पर फ्रांस प्रॉब्लम कर सकता था, पर काउर यहाँ पर क्या चाल चल जाता है। काउर जो ये नीस और सेवाय है जो उस टाइम फ्रांस को नहीं मिले थे, इस टाइम किसको दे देता है, फ्रांस को दे देता है। और ये दोनों फ्रांस के पास चले जाते हैं और फ्रांस कहता है कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके जो ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो किसके पास आ जाता है, इटली के पास आ जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब तीन परमा, मेडोना, टस्कनी उसके पास चले गए हैं। अब बात कर लेते हैं साउथ के बारे में। साउथ में दो हैं, अभी देखा, ये देखो नेपल्स और सिसिली, जहां पर कौन है, बुर्बो है। बुर्बो डायनेस्टी किससे रिलेटेड है, हिसाब से फ्रांस से रिलेटेड है बुर्बो डायनेस्टी। ठीक है ना, तो अब देखो नेपल्स और सिसिली पर कौन होता है, बुर्बो डायनेस्टी होता है। और किससे रिलेटेड है, फ्रांस से रिलेटेड है। जब सेंट्रल इटली के अंदर रिवोल्ट होता है तो यहाँ की जो पब्लिक है वो भी क्या कर देती है, रिवोल्ट कर देती है। और यहाँ पर जो लीडर सामने निकल के आएगा वो होगा गेरिबाल्डी। ठीक है, गेरिबाल्डी इटली का ही मेंबर होता है वैसे, और यहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट करेगा। वो क्या करेगा, उसके पास में उसकी खुद की एक छोटी सी मिलिट्री होती है, उनको लेकर के वो कहाँ पहुंच जाएगा, सिसिली पहुंच जाएगा। और सिसिली और नेपल्स दोनों को क्या कर लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा पिडमांट, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, परमा, मोडेना और टस्कनी, ये सारा हिस्सा कहाँ पर है, इटली के पास में है। ठीक है, यहाँ पर नीस और सेवाय ये कहाँ चले गए हैं, फ्रांस के पास में चले गए हैं। और सिसिली और नेपल्स ये वाला जो हिस्सा है ये किसके पास में है फिलहाल, ये फिलहाल गेरिबाल्डी के पास में है। ठीक है ना, अब यहाँ पर गेरिबाल्डी क्या हो जाता है, गेरिबाल्डी थोड़ा सा पागल हो जाता है और कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे रोम चाहिए और मुझे वेनेशिया भी चाहिए, अब मैं जाके इन पर अटैक करूंगा। अब कावूर को लगता है कि अगर ये रोम और वेनेशिया पर डायरेक्ट अटैक कर देगा तो इधर से ऑस्ट्रिया, और रोम में मैंने कहा ना यहाँ पर किसका राज्य है, पोप का राज्य है, और पोप को सपोर्ट करने के लिए कौन है, फ्रांस है। अगर फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों ने मिलकर
इटली पर अटैक कर दिया तो यूनिफिकेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए वो कहता है कि वी हैव टू सेव इटली फ्रॉम दिस गैरिबाल्डी, मेड गैरिबाल्डी। ठीक है, कि गैरिबाल्डी क्या हो गया है, पागल हो गया है। इसलिए वो बाद में जो रूलर होता है वहां का, विक्टर इमैनुअल, उसको कहता है कि आप जाओ और जो सिसिली और नेपल्स है वो गैरिबाल्डी से ले लो। पर यहाँ एक बहुत अच्छी बात होती है कि गैरिबाल्डी जो होता है वो यहाँ पर अपनी देशभक्ति दिखाएगा और सेक्रीफाइस कर देगा, और नेपल्स और सिसिली दोनों जो है वो किसको दे देगा, इटली को दे देगा। ठीक है, और इस तरीके से जो साउथ के अंदर नेपल्स और सिसिली होते हैं वो भी किसके पास चले जाते हैं, सार्डिनिया और पिडमांट के पास में चले जाते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद में जून 1861 में कावूर की डेथ हो जाती है। अब थोड़ा देखें तो यहाँ पर देखो, पिडमांट, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स और सिसिली, ये सारा का सारा क्या कहाँ आ चुका है, इटली के अंदर आ चुका है। पहले बात की, नीस और सेवा यहाँ से कट चुका है, दोनों के दोनों फ्रांस के पास जा चुके हैं। अब जो हिस्सा बच जाता है वो है वेनेशिया और रोम। वेनेशिया को जीतने के लिए जरूरी था ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जाना, ठीक, और रोम को जीतने के लिए जरूरी था किसके अगेंस्ट जाना, फ्रांस के अगेंस्ट। ठीक है, बाकी पूरा क्या हो जाता है, इन रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी इटली का क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। अब यहां देखो 1866 में प्रशा और ऑस्ट्रिया के अंदर लड़ाई होती है और उस लड़ाई का नाम है सेडोवा। ठीक है, वॉर ऑफ सेडोवा होता है, और इसके अंदर प्रशा क्या करेगा, इटली के साथ ट्रीटी कर लेगा। इटली के साथ ट्रीटी इस मुताबिक करेगा कि भाई आप हमें क्या दो, हेल्प दो, ठीक है, मिलिट्री हेल्प दो, और उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, वेनेशिया मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया किसके अगेंस्ट चला जाएगा, प्रशा के अगेंस्ट चला जाएगा। अब इधर भी लड़े और इधर भी लड़े, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, इससे क्या होगी, सेना आपस में बिखर जाएगी, और यहां पर ऑस्ट्रिया क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हार जाएगा। और जब ऑस्ट्रिया हार जाएगा तो ये जो वेनेशिया है ये किसको मिल जाएगा, इटली को मिल जाएगा। ठीक है, अब इकलौता कौन बच गया, इकलौता रोम बच गया। अब फिर से इसी प्रशा की बात कर लेते हैं। 1870 में प्रशा और फ्रांस के बीच में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और उसको कहते हैं वॉर ऑफ सेडान। ठीक है, अब जब फ्रांस और प्रशा ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो यहाँ पर प्रशा भी क्या है, बहुत स्ट्रोंग है, इसलिए फ्रांस को क्या करना पड़ता है, ये जो रोम के अंदर उसने अपनी जितनी सेना रख रखी है उसको वापस बुलाना पड़ता है, किसके अगेंस्ट में, प्रशा के अगेंस्ट में। और जैसे ही यहां से सेना फ्रांस जाएगी, जो विक्टर इमैनुअल है वो क्या कर देगा, रोम पर अटैक कर देगा, और रोम को पर क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से रोम भी किसको मिल जाएगा, इटली को मिल जाएगा, और वहां का शासक कौन बनेगा, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, और रोम को वो अपनी क्या बना लेंगे, कैपिटल बना लेंगे। फिर 1871 में वहां पर किसकी स्थापना होगी, पार्लियामेंट की। ठीक है, इस तरीके से यहाँ यूनिफिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब रिजल्ट के तौर पे हम कह सकते हैं कि मोरल फोर्स ऑफ मेजिनी, स्वॉर्ड ऑफ गैरिबाल्डी, डिप्लोमेसी ऑफ कावूर और विजडम ऑफ इमैनुअल, इन सब की वजह से जो होता है वो है इटली का यूनिफिकेशन। यानी कि इटली के यूनिफिकेशन में इन चारों के नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। कल मैं आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।